हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अब हमारी क्लासेस चल रही हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, जिसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये जाना था इस्लाम धर्म क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना किसने और कब की थी। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें हमने खलीफा के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि खलीफा कौन होते हैं और ये क्यों नियुक्त किए गए बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि खलीफा जो है ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब जी के आगे के उनकी विचारधाराओं को आगे ले जाने के लिए इस खलीफा के पद पर लोगों को नियुक्त किया जाता था कि ताकि उनके इस्लाम धर्म के द्वारा उनके विचारों को वो आगे और भी ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम समुदाय था वो थे अरब। ठीक है, अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया और उसमें भी सबसे पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी बहुत सारे मुसलमान भारत पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो ये विजयी भी हुआ। ठीक है, इसके पहले जो आते थे वो पराजित होकर चले गए थे। अब बात आती है कि अरब कंट्री ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ने के लिए हमें मानसिक रूप से उस समय में उपस्थित होना ज़रूरी होता है, हमें उस पुराने समय में चलना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि ये अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम लगभग 711 से 712 ईस्वी के आसपास हैं। तो इसके पहले भारत और अरब कंट्रीज़ का जो संबंध था ये बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छा क्यों था, मतलब किस मामले में अच्छा था? तो अरब कंट्रीज़ में खेती जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो उनके पास थोड़ा गरीब देश थे, उनके जीविका का आधार सिर्फ दो चीज़ें थी, पहली तो पशुपालन और दूसरी जो थी व्यापार। तो व्यापार की दृष्टि में अरब कंट्री भारत के साथ अच्छे संबंध रखता था। अरब कंट्री से वहाँ के व्यापारी जो है जहाज़ों में सामान भर करके उनके यहाँ जो सामान होते थे वहाँ पे लेके आते थे भारत में, जैसे शराब वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें लाते थे और भारत को देते थे। और भारत आकर के इसके प्रायद्वीपीय तट पर मसाले वगैरह, चूँकि मसालों के लिए भारत बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध रहा है, तो ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर के जाता था। और श्याम देशों और यूरोपीय देशों, श्याम देश किसे कहते हैं? श्याम देश अफ्रीका को कहते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में वहाँ बेचता था और उससे उनकी जीविका चलती थी। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे अरब जो है वो भारत पर आक्रमण उन्होंने कर दिया, चूँकि उनके संबंध तो इतने अच्छे थे। तो हुआ ये कि ये जो खलीफा पद था, खलीफा पद कि आगे चल करके इसमें जो है राजनीतिक और धार्मिक लोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब चूँकि मोहम्मद साहब की विचारधारा जैसी थी, आगे आने वाले खलीफाओं की भी विचारधारा ऐसी ही होगी। ये तो किसी भी कॉन्सेप्ट से ही क्लियर नहीं होता है, चूँकि सबकी अपनी अपनी पार्टिकुलर विचारधारा होती है जो समय के साथ चेंज होती रहती है। तो इसमें राजनीतिक और धार्मिक पद के लोभ ने अपना स्थान ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? हमने जो लिखा है राजनीतिक और धार्मिक का, राजनीतिक का मतलब यह है कि इनको धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। ठीक है, क्योंकि वैसे ही थोड़ा गरीब कंट्रीज थे तो इनको धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। और दूसरी धार्मिक कि इनको किसी भी प्रकार से अपना इस्लाम धर्म बड़े पैमाने पर विस्तृत करना है, वो चाहे किसी भी रास्ते से क्यों ना हो। जबकि मोहम्मद साहब ने ये बताया था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करो, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को ज़बरदस्ती इसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। इसकी जो है इस्लाम धर्म जो कि एक धर्म है, ये इसकी सरासर मनाही करता है कि ये बिल्कुल गलत है। किसी को ज़बरदस्ती हम इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते हैं जब तक वो ना चाहे। और आपके जब किसी अच्छे, अब यहाँ पे हम किसी संगठन की ही बात कर लें, अगर संगठन अच्छा है, उसकी विचारधारा अच्छी है, तो उससे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, उसमें आपको ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस्लाम धर्म कहता था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर गलत किया। तो इसमें हुआ क्या कि अरब देश के जो राजा थे उन लोगों ने अपनी सेनाएं एकत्रित की और उनको विभिन्न देशों पर भेजना स्टार्ट कर दिया और बताया क्या कि जाओ वहाँ पे मारो पीटो लूटपाट करो, कुछ भी करो, हमें धन लूट के ले आके दो और वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ उनको जो है ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाओ। ठीक है, तो इसी का शिकार जो है भारत भी बना। अब अरबों की नज़र भारत पे कैसे पड़ी तो वो देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक नाम दिख रहा होगा, अल हज्जाज। इन्हीं के द्वारा कहने पर मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में आक्रमण करने आया था। तो अल हज्जाज के नियंत्रण की 8 जहाज़ें, ठीक है 8 जहाज़ें सिंध प्रांत के आसपास जो है डाकुओं द्वारा लूट ली गई, उसका शिकार हुई। तो उस समय सिंध प्रांत के जो शासक थे वो थे राजा दाहिर।
तो अल हज्जाज ने राजा दाहिर से शिकायत की कि आपके सिंध प्रांत में ऐसा ऐसा हुआ है और हमारी 8 जहाज़ें लूट ली गई हैं, उनका आप हमें पूरा ब्यौरा दीजिए और हमें उसका पूरा हिसाब चाहिए, हमारी 8 जहाज़ें आपके प्रांत में लूटी गई हैं। तो अब इसमें राजा दाहिर ने सरासर मना कर दिया कि हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब आया अल हज्जाज को गुस्सा कि जो है ये तो हमारी तो जहाज़ें लूट ली गई, ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं। तो अल हज्जाज ने जो है 2 बार सिंध प्रांत पर आक्रमण करवाया, लेकिन राजा दाहिर ने उन्हें पराजित कर दिया और उन्हें वापस जाना पड़ा निराशापूर्ण लौट करके। अब अल हज्जाज को और गुस्सा आया कि एक तो मतलब हमारी बात नहीं मानी, दूसरा हमने 2 बार आक्रमण किया तो 2 बार हम पराजित भी हो गए। फिर इसने एक नियंत्रित सेना गठित की, किसके उसमें नेतृत्व में? इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम है, ये सुबुक्तुगीन के पुत्र थे, ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है। तो इनके नेतृत्व में एक सेना गठित की जिसको आक्रमण करने के लिए भेजा सिंध प्रांत में। अब मोहम्मद बिन कासिम चूँकि उस समय मात्र 17 वर्ष का बालक था, 17 वर्ष का था, और उस समय कौन सा चल रहा था? 711 ईस्वी या फिर 712 ईस्वी। आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा 711 ईस्वी, कहीं कहीं 712 ईस्वी, ये अभी पूर्ण तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी भी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर 711 ईस्वी ऑप्शन में है तो 712 नहीं रहेगा, अगर 712 है तो 711 नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मोहम्मद बिन कासिम आया और इसने जो है सिंध पर विजय भी प्राप्त की। तो उसने विजय किस प्रकार से प्राप्त की, तो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले उसने देवल पर विजय प्राप्त की, देवल को उसने जीता। देवल में जो है दाहिर ने अपनी लापरवाही दिखाई और ठीक से जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है हैंडल नहीं किया और देवल से राजा दाहिर को हाथ धोना पड़ा, ठीक है। तो पहले तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल जीता। अब जब उसने देवल जीत लिया, अब उसके आत्मविश्वास में जो है उसका आत्मविश्वास का जो उसका ग्राफ था वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट उसने तुरंत धावा बोल दिया नेउन पर। ये नेउन है, नेउन भी उसी के प्रांत का हिस्सा था। उसने उस पर हमला बोला और बिना युद्ध किए ही वहाँ भी वो जीत गया। अब क्या बात थी, अब तो उसका उत्साह और बढ़ गया। फिर उसके बाद वो चला गया सेहवान विजय करने। सेहवान को हम सिविस्तान भी कहते हैं, कहीं कहीं सिविस्तान भी लिखा रहता। वहाँ के जो राजा थे वो माजरा थे, वो डर के मारे भाग गए। यहाँ भी वो बिना युद्ध किए ही सेहवान को भी उसने जीत लिया। अब तो आत्मविश्वास का कुछ पता ही नहीं था, एकदम उड़ रहा था वो। फिर ये पहुँच गया जो है राजौर में। अब क्या हुआ राजौर में जो है, फिर राजौर के पहले इसने सीसम के जाटों पर भी हमला बोला और सीसम के जाटों ने भैया डर के मारे अधीनता स्वीकार कर ली, कहा हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, अधीनता उसने भी स्वीकार कर ली। उसके बाद फिर राजौर में होता है अब युद्ध। अभी तक तो हो गया भाई, किसी तरह तुमने जीत लिया, अब होगा यहाँ पे युद्ध। राजौर में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच बहुत बढ़िया सा युद्ध होता है, मतलब घमासान युद्ध होता है, जिसका अंत में परिणाम ये निकलता है, चूँकि युद्ध में कौन कितनी बहादुरी से लड़ा है ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना उसका परिणाम इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में, चूँकि बाद में यही पढ़ाया जाता है। उसमें दाहिर ने भी बहुत वीरता दिखाई। दाहिर उसमें हाथी पर चढ़ करके बहुत वीर रूप से वहाँ पे युद्ध लड़ रहा था, उसमें अपने आप को प्रस्तुत किया था। लेकिन अंत में होता ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हाथी के पैरों को वो घायल कर देता है और दाहिर नीचे गिर पड़ते हैं, जिससे राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है इस राजौर के युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और होता ये है इसमें कि फिर दाहिर के जो पुत्र होते हैं, दाहिर के पुत्र का नाम था जयसिंह। जयसिंह अपनी विधवा माँ, ठीक है, विधवा माँ जो कि दाहिर की विधवा पत्नी थी, इनके भरोसे राजौर का किला सौंप करके खुद चले जाते हैं ब्राह्मणाबाद, ठीक है। तो अब चूंकि जयसिंह भी चले गए, दाहिर की मृत्यु हो गई, तो जो विधवा पत्नी थी इन्हें कुछ नहीं समझ में आया। इन्हें पता चला अब तो हम कासिम से जीतेंगे नहीं, और अगर हम जीतेंगे नहीं तो वो हमें अरब देशों में उठा ले जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जौहर प्रथा को अपनाया और कहते हैं कि राजा दाहिर की पत्नी जो थी वो जौहर प्रथा करने वाली पहली महिला थी। जौहर प्रथा क्या होती है, इसमें अग्निकुंड लगाया जाता है और स्वयं ही उसमें कूद करके अपनी जान दे दी जाती है। तो दाहिर की पत्नी ने यहाँ पर जौहर प्रथा को अपनाया। जौहर प्रथा का उल्लेख आपने पद्मावती में भी सुना होगा, जिसका मूवी आई थी पद्मावत नाम से, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिर कासिम पहुँचा ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद में क्या होता है, ब्राह्मणाबाद में युद्ध होता है दाहिर के पुत्र जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। यहाँ पे भी जयसिंह पराजित होते हैं और कासिम विजयी होते हैं, ठीक है, ब्राह्मणाबाद में भी। तो होता यह है कि जो है दाहिर की जो द्वितीय विधवा पत्नी थी, पहली तो जौहर कर ली, दूसरी जो थी वो ब्राह्मणाबाद में उपस्थित थी, उनका नाम था रानी लाडी, और उनकी विधवा पत्नी और जो है जयसिंह की दो पुत्रियाँ थी जिनका नाम था सूर्या देवी और परमल देवी।
इन दोनों को और रानी लाडी के साथ जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इनको बंदी बनाया और अपने साथ अरब कंट्री में लेकर के चले गए। उसके बाद अंत में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे सुलेमान उस समय के खलीफा रहते हैं और इनको भेंट स्वरूप इनको जो है उपहार स्वरूप उनको भेंट करते हैं, किंतु अंत में कहते हैं कि सूर्या देवी और परमल देवी के ये दोनों ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की कारण बनती हैं और बाद में जो है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।